मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखते हैं दबाव समूह। इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है हित समूह। जब एक समूह, कुछ लोगों का एक समूह अपने हित में काम करता है तो उसे हित समूह कहते हैं। और जब वह किसी दूसरे पर दबाव डालता है कि आप हमारे हित में काम करिए तो उसे दबाव समूह कहते हैं। चीज एक ही है, उसके दो पक्ष हैं, एक हित है, दूसरा दबाव है। अपने हित के लिए दूसरों पर दबाव डालना, इसे दबाव समूह और हित समूह के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम चूंकि दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं और यह पाते हैं कि प्रत्येक देश में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक स्थानों पर कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जो शासन पर अपने हित में काम करने के लिए दबाव डालता है। इसे दबाव समूह कहते हैं और यह प्रत्येक देश में, प्रत्येक समाजों में यह पाया जाता है। कुछ लोगों का ऐसा समूह होता है, ये स्वयं शासन में नहीं रहते, शासन में नहीं बैठते या सत्ता को हथियाना इनका उद्देश्य नहीं होता, लेकिन शासन के निर्णयों को प्रभावित करना इनका उद्देश्य होता है, ताकि अपने हितों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएं, नीतियां बनाई जाएं, उनको क्रियान्वित किया जाए। तो अपने हित में काम करने के लिए, अपने हित में काम कराने के लिए लोगों का जो समूह हमेशा क्रियाशील रहता है, उसे दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल एक संगठित समूह, लोगों का समूह होता है। दबाव समूह में ऐसा संगठन का होना आवश्यक नहीं है। राजनीतिक दल के लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं, हमेशा। लेकिन दबाव समूह के लोग सत्ता में सम्मिलित नहीं होते। इनको परिभाषित करने के लिए जिगलर कहता है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है। संगठित भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो जिगलर कहता है कि ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जो औपचारिक सरकारी पदों पर अपने समूह के सदस्यों को आसीन कराए बिना, देखिए लंबा सवाल क्या है, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ है, जो अपने लोगों को सरकारी पद पर आसीन कराए बिना, मतलब कि अपने लोगों को वह शासन सत्ता में बिठाना नहीं चाहता, तो शासन के बाहर रहते हुए सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे, हमको सरकार में सम्मिलित नहीं होना, सरकारी काम नहीं करना है लेकिन सरकार के बाहर रह करके जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। वीनर कहता है कि दबाव समूह ऐच्छिक रूप से संगठित, देखिए जहां कहीं भी ऐसे समूह बनते हैं, कई बार ऐच्छिक होते हैं, कई बार जबरदस्ती होते हैं। तो जबरदस्ती लोगों का समूह ज्यादा स्थायी नहीं होता, स्वैच्छिक समूह ज्यादा स्थायी होते हैं। तो ऐच्छिक रूप से संगठित ऐसा समूह जो शासकीय ढांचे के बाहर रह करके, शासकीय ढांचे के बाहर, शासन से बाहर रहकर शासकीय अधिकारियों के निर्वाचन, मतलब नियुक्ति, मनोनयन और सार्वजनिक नीति निर्माण और क्रियान्वयन को अपने हित में प्रभावित करने का प्रयास करता है। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में भी प्रभाव डालता है, शासकीय अधिकारी को नियुक्ति में भी प्रभाव डालता है, उनके मनोनयन में प्रभाव डालता है। मतलब ऐसा लोगों का समूह जो शासकीय अधिकारियों पर अनेक प्रकार से दबाव डाल करके अपने हित में काम कराने का प्रयास करता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। और एलन बाल कहता है कि दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता हथियाना नहीं होता, अपितु शासन को प्रभावित करना होता है। सत्ता हासिल करने में ये ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन शासन के लोगों को प्रभावित करने में ये ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, ताकि जो भी नीतियां बने, जो कानून बने, जो भी काम हो, अपने हितों के पक्ष में हो, हमारे हितों के विरुद्ध न हो। तो जो वर्ग अपने हितों को पूरा करने के लिए हमेशा क्रियाशील रहता है,
उसे दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। इसके लक्षण, सबसे पहला गैर राजनीतिक समूह। राजनीतिक दल से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य सत्ता हथियाना होता है, लेकिन दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता हथियाना नहीं होता। ये शासन के बाहर रहते हैं, शासन में ये नहीं रहते। दूसरा, समान हितों का समूह। स्वाभाविक है, समूह ऐसे लोगों के एक जुटता को कहते हैं जिनके विचार आपस में मिलते हैं, जिनके हित आपस में मिलते हैं। वो सब मिलकर के एक मंडली या एक समूह का निर्माण करते हैं। यदि वह शासन पर दबाव डालता है तो उसे दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। तो यह समान हितों का समूह है। यह संगठित भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है। संगठित, असंगठित। संगठित किसे कहेंगे? जिस समूह में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कार्यकारिणी परिषद और कुछ सदस्य होते हैं, उसे संगठित समूह कहते हैं। लेकिन जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है उसे असंगठित समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध समूह है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यह व्यापारियों का संगठित समूह है और इसमें अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव, सहसचिव, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, तमाम लोग रहते हैं। तो ये संगठित समूह हुआ। लेकिन जैसे निर्मला कांड हुआ था हमारे देश में, निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया कांड के समय हजारों छात्र छात्राओं ने मिलकर के कैंडल स्टिक लेकर के मार्च किया था, दिल्ली में प्रदर्शन किया था। वो असंगठित समूह कहलाता है। तत्कालिक कोई घटना घट गई, उस घटना का विरोध करने के लिए या उस घटना का समर्थन करने के लिए जो समूह सामने आता है, बिना किसी लीडरशिप के, बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी के गाइडेंस में स्वप्रेरित होकर के जो लोग आते हैं, ये औपचारिक या असंगठित समूह इसे कहते हैं। फिर तीसरा है हित साधन के लिए प्रयासरत। ये हमेशा अपने हित को पूरा करने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं ताकि हमारा हित पूरा हो जाए। बाकी बातें बाद में। हमारा हित पूरा होना चाहिए, हमारे हित के विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए। चौथा है साधन, संवैधानिक, असंवैधानिक। ये दबाव समूह के लोग अपने हित को पूरा करने के लिए संवैधानिक उपायों का सहारा यदि लेते हैं तो असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने में कोई हिचकते नहीं हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी सरकारी अधिकारी के पास गए किसी काम से, सरकारी अधिकारी ने बिल्कुल कह दिया बिल्कुल नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसा जिद पर अड़ गया, तो ये लोग असंवैधानिक उपाय का प्रयोग करते हैं। हो सकता है उसका घेराव कर दे, हो सकता है कहीं पर वो अकेला जा रहा हो तो उसको परेशान करने का प्रयास करें, हो सकता है उसको वहीं पर एकांत स्थान में एक थप्पड़ भी मार दें या गाली गलौज कर दें। ये असंवैधानिक उपाय। तो संवैधानिक उपायों का सहारा लेते हैं और तथा असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने में भी हिचकते नहीं है। तो सभी प्रकार के साधनों के द्वारा ये अपने हित को पूरा करने का प्रयास करते हैं। फिर है शासन में शामिल नहीं होते। स्पष्ट है ये लोग शासन के बाहर रह करके शासन की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और छठवां है उद्देश्य प्राप्ति हेतु तत्पर। ये अपने हितों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं और सक्रिय रहते हुए अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब देखें प्रकार, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है लोकार्थी और स्वार्थी, जो आम जनता के हितों से संबंधित काम करते हैं। ऐसे लोगों को, समूह को लोकार्थी दबाव समूह कहा जाता है। जैसे गोपालक संघ, जैसे प्रजातंत्र बचाओ या प्रजातंत्र का संरक्षण संबंधी कोई समूह है तो इसको लोकार्थी समूह कहते हैं। और जो स्वार्थगत अपने स्वार्थ के लिए कोई संगठन या ऐसे समूह का निर्माण करते हैं उसको स्वार्थी संगठन कहते हैं। जैसे व्यापारियों का समूह है, केवल अपने हितों के लिए काम करते हैं, तो ये एक तरफ लोकार्थी है, दूसरी तरफ स्वार्थी है। दूसरा है जाति और वर्ग से संबंधित समूह। जाति जैसे क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा, ये इस प्रकार से जातिगत। वर्गगत विभिन्न प्रकार के वर्ग जैसे शिक्षकों का समूह, मजदूरों का समूह, छात्रों का समूह, ये वर्ग के आधार पर गठित समूह है, दबाव समूह है। तीसरा है औपचारिक और अनौपचारिक। जिसमें संगठन होता है उसको औपचारिक समूह कहते हैं, जिसमें संगठन नहीं होता उसको अनौपचारिक समूह कहते हैं। फिर स्थायी अस्थायी,
कई ऐसे समूह होते हैं जो स्थायी रूप से बने रहते हैं, स्थायी रूप से काम करते रहते हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के ये हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये स्थायी हुए। और अस्थायी जो तात्कालिक समस्याओं का विरोध करने के लिए, तात्कालिक किसी घटना का विरोध करने के लिए जो लोग इस प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं शासन पर, उसे अस्थायी समूह कहते हैं। जैसे वो मांग पूरी हो जाती है वैसे ही वे दबाव समूह भी खत्म हो जाता है। और पांचवा है क्षेत्रीय और स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। कुछ ऐसे दबाव समूह होते हैं जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हुए काम करते हैं, और राष्ट्रीय स्तर के भी अनेक प्रकार के दबाव समूह काम करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के जो दबाव समूह होते हैं, इनमें संगठन होता है, क्योंकि इतने बड़े राष्ट्र में यदि बिना संगठन के कोई दबाव समूह काम करना शुरू करे तो फिर ज्यादा कारगर नहीं होगा। तो ये दबाव समूह के प्रकार हुए। अब देखें दबाव समूह की कार्य प्रणाली, ये दबाव समूह के लोग काम कैसे करते हैं। सबसे पहला अनुनयन। एक बात आपको याद होगी कि राजनीति के 4 चरण होते हैं। चरण मतलब पैर होता है। 4 चरण कौन कौन से हैं? साम, दाम, भेद, दंड। ये हम अपने दैनिक जीवन में भी पाते हैं। साम, किसी भी कोई भी काम के लिए आप पहले बात करिए, यह साम हुआ। बात से काम नहीं बना, उसको प्रलोभन दीजिए, रिश्वत दीजिए, घूस दीजिए। दाम, फिर भी काम नहीं हुआ, उसको डराइए, धमकाइए, भेद, फूट डालिए, शिकायत करने की धमकी दीजिए, ये भेद। फिर भी नहीं हुआ, देर धुनाई, देर ठुकाई। तो ये साम, दाम, दंड, भेद, भेद, दंड, ये 4 चरण होते हैं। एक बात ध्यान रखें, चरण का मतलब पैर होता है। राजनीति के 4 चरण मतलब 4 पैर होते हैं। राजनीति एक जानवर है जिसके 4 पैर हैं, लेकिन 4 पैर उसके होते हैं जिसे हम जानवर कहते हैं। यदि राजनीति 4 पैरों से चलती है तो वह पशु राजनीति हुई। यदि वह 2 चरणों से चलती है, 2 पैरों से चलती है, तो वह मानव राजनीति हुई। क्योंकि मनुष्य वह है जो जिसके 2 पैर होते हैं। मनुष्य 2 पैरों वाला एक प्राणी है। तो राजनीति के 4 चरण होते हैं। तो यहां पर भी दबाव समूह सबसे पहले क्या करता है? अनुनय विनय करता है, विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता है, उनके पास जाकर के मिलता है, बात करता है, अनेक प्रकार से अनुरोध करता है, तर्क देता है, तथ्य प्रस्तुत करते हुए अपनी बातों को रखता है। फिर भी काम कई बार नहीं होता। अनुनय विनय से काम हो गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि उससे काम नहीं हुआ, फिर आगे लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब होता है अपने पक्ष में प्रचार करना, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को पटाना, लोगों को, उसके जो आसपास के लोग हैं, या जैसा मान लीजिए एक बोर्ड है जिसमें 5, 7, 10 सदस्य हैं। एक को आपने कहा, एक तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। ऐसे समितियों में मान लीजिए समिति में 5-10 सदस्य हैं, उस समिति से आपको कुछ काम पड़ गया या एक वर्ग को कुछ काम पड़ गया, तो उन सदस्यों को अलग अलग जाकर के उनको कन्विंस करना, विश्वास दिलाना कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं करने से गलत हो जाएगा। तो उसको लॉबिंग कहते हैं। अपने पक्ष में लोगों को आश्वस्त करना, उसको लॉबिंग कहते हैं। तो लॉबिंग के माध्यम से काम करने का प्रयास करता है। तीसरा है व्यापक प्रचार। ये विभिन्न संचार माध्यमों से अपने पक्ष में प्रचार करते हैं। आजकल संचार साधन बहुत ही महत्वपूर्ण टूल हो गए हैं। सोशल मीडिया देखिए कितना सक्रिय होता है, अनेक प्रकार के उसमें समाचार चलते रहते हैं, अनेक प्रकार की बातें चलती रहती हैं। तो विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए अपने पक्ष में प्रचार करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आजकल बहुत, ये फिर वो एक्स हो गया है, फिर क्या क्या ट्विटर हो गया, तमाम चीजें इसके माध्यम से अपने पक्ष में प्रचार करते हैं। तो व्यापक प्रचार। फिर सीधी कार्यवाही। सीधी कार्यवाही के अंतर्गत हड़ताल, प्रदर्शन, धरना देना, रैली निकालना, घेराव करना, नगर बंद का आयोजन करना, ये तमाम चीजें सीधी कार्यवाही के अंतर्गत आती है। डायरेक्ट एक्शन। यदि काम नहीं हुआ इनसे, तब वो सीधी कार्यवाही करने से भी बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। और आखिरी है न्यायिक उपचार। न्यायिक उपचार का मतलब है न्यायालय में इस विषय को लेकर के सूट दायर करना, याचिका दायर करना। तो ये न्यायिक उपचार है।
तो इन विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा दबाव समूह अपने हित में काम करने के लिए प्रयास करता है। किसी प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करने में ये लोग हिचकते नहीं हैं। कभी संवैधानिक उपाय का सहारा लेते हैं तो असंवैधानिक उपाय का सहारा भी लेने में इनको कोई संकोच नहीं होता। बस शर्त यही है, बस एक ही चीज है कि हमारे हित में काम होना चाहिए। और जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक देश में दबाव समूह होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि शासन की नीतियां वैसे पूरे देश की जनता को ध्यान में रखते हुए, पूरे देश की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। कई बार ऐसी नीतियों से एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के हित पूरे नहीं होते। ऐसी स्थिति में दबाव समूह का होना आवश्यक हो जाता है। तो दबाव समूह प्रत्येक व्यवस्था में पाए जाते हैं, इनका होना भी आवश्यक है, लेकिन जब ये असंवैधानिक उपायों का सहारा लेते हैं और अपने हितों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, यह गलत चीज है। ऐसी गलत चीजों से हमें शासन को सावधान रहना चाहिए। यह है दबाव समूह। आपको धन्यवाद।